नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का टॉपिक, जो कि आपका पहला चैप्टर से चल रहा है और इसका आज लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले आपको किरण आरेख बता दिया गया था। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है इसके बारे में बताया गया था। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे। अभी हम लोग को अब देखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। आखिर हम लोग जो मिरर पढ़ते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे, उपयोग कहाँ करते हैं, उस चीज को हम लोग को समझना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं इसको समझिएगा। जैसे कि पहला हम लोग बोलेंगे हजामती के रूप में, हजामती के रूप में, या इसी को कह सकते हैं दाढ़ी बनाने में। ठीक है ना, एक क्या बात हुआ। अब देखिए हजामती रूप में कहने का मतलब ये है, या दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं वो बात को समझिए। हम लोग जब जाते हैं सैलून में बाल कटाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए, तो वहां पे देखिएगा बहुत बड़ा एक मिरर लगा होता है। ठीक है ना, और वह जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को, जैसे मान के चले कि एक अवतल दर्पण है, आप समझिएगा, यहाँ से बात को समझिए। ये एक अवतल दर्पण है, यह आपका पोल हो जाएगा। ठीक है ना, यह एफ हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अगर हम लोग दर्पण के बहुत पास अगर वस्तु को रखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे मिरर है और हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो एकदम मिरर के पास ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर में जाकर बैठाता है, नहीं, अगर पास में अगर रहते हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता था, अब याद कीजिए पहला जो किरण आरेख खींचे थे उसको समझिएगा कि वह कैसा बनता था, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। कैसा बनता था? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। ठीक है ना, तो काल्पनिक बनता था, सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। कब? जब मिरर के एकदम पास रखते थे तब ऑब्जेक्ट को, यानी कि एफ और पी के बीच में जब वस्तु को रखे थे तो कैसा प्रतिबिंब बना था? काल्पनिक बना था, सीधा बना था और वस्तु से बड़ा बना था। तो देखिए इसीलिए वहां पे क्या होता है कि हजामती के रूप में वहां पे हम लोग एकदम मिरर के पास में होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, यानी जो आप एक्चुअली में हम लोग को पता नहीं चलता है लेकिन बड़ा फिगर रहता है। ठीक है ना, और सीधा भी रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ताकि उसको जो मतलब कि सैलून वाले हैं उनको बनाना आसान होता है। कहीं पे अगर छोटा बाल कहीं छूट उट भी गया तो उसको दिख जाता है। तो इसीलिए वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपका यह पहला उपयोग हो गया अवतल दर्पण का। दूसरा हम लोग इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए इसका पूरा फिगर नहीं बना है, बस आपको खाली याद दिलाए थे कि कहाँ पे इमेज बनता है। दूसरा आप देख लीजिए, गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च या सर्च लाइट इत्यादि, इसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। इस बात को समझिएगा। ऐसे हम लोग जानते हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा गाड़ी के साइड मिरर में, देखिए दो कॉमन क्वेश्चन रहता है, इसको समझिएगा। पूछा जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण करते हैं। क्यों करते हैं वहां पहुंचेंगे तो उसको भी बताएंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि उत्तल दर्पण के लिए बार बार पूछा जा चुका है, कई बार कई कंपटीशन में आ चुका है कि साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का करते हैं। लेकिन अगर कभी गलती से पूछ दे कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसका उत्तर जो होगा वह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। आज याद कर लीजिए कि गाड़ी के हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट मतलब समझ रहे हैं ना, आगे से जो लाइट निकलती है, नहीं, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च में भी होता है और सर्च लाइट होता है, जो आपका पुलिस वगैरह जो देखिएगा रखे रहते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि चोर को देखने के लिए अगर एक बार सर्च लाइट ऐसे मारेगा एकदम बहुत दूर तक उसका लाइट जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? या किसी भी चीज को अगर खोजना है, या पहले चोरी उरी ज्यादा होता था तो चोर उर को देखने के लिए, पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अभी भी रहता है, प्रत्येक थाना में रहता है। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका सर्च लाइट हो गया। इस सब में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का होता है। अब देखिए इसमें क्यों होता है, ये बात को समझिए। यहाँ पे अगर एक अवतल दर्पण अगर लेते हैं तो इसमें तो देखिए इसका जो बॉल होता है ना, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे रखा जाता है। ये एफ हो गया और ये सी हो गया। कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश का किरण अगर मान के चलिए फोकस से अगर आता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है? सीधा मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जो है परावर्तित हो जाता है। उसी तरह मान के चलिए इधर से भी अगर कोई फोकस से अगर ऐसे करके जा रहा होगा
दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी देखिए ये आपका दर्पण की ओर जा रहा है, बात समझ रहे ना। और उसके बाद देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मुख अक्ष दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, सीधा एकदम समांतर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप समझिएगा कि हेडलाइट में जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो देखिए एकदम सीधा रोड पे एकदम सीधा लाइट जाता है कि नहीं। और सीधा नहीं जाकर टेढ़ टेढ़ इन्ना उन्ना चल जाए तो फिर एक्सीडेंट ना होगा जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए वहां पे मतलब हेडलाइट में, टॉर्च में या सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका एक गुण है, प्रॉपर्टी है कि जब ये फोकस से होकर के अगर प्रकाश जा रहा है तो वह टकरा करके क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। समांतर करने का मतलब क्या है, एकदम पूरा सीधा हो जाता है, एकदम पूरा सीधा लाइट दिखाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं तीसरा उपयोग। देखिए इसके बाद तीसरा हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के, आप लिख सकते हैं, रोगियों के आप कान, नाक, दांत आदि या इत्यादि कर दो, इत्यादि देखने के लिए या देखने में होता है। हजामती के रूप में होता है, गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट में होता है। रोगियों के कान, आपका 1 मिनट, नाक हो गया, कॉमा लगा दो, दांत हो गया इत्यादि, गला हो गया, इस सब को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि रोगियों को मतलब कि एक मिरर रहता है, आप देखे होंगे कभी, अगर आंख उख दिखाने के लिए अगर आप गए हैं, आंख दिखाने में भी होता है, तो वहाँ पे देखिए डॉक्टर के पास जो मतलब कि मिरर लगा होता है वह अवतल दर्पण ही होता है। और उसको क्या करता है, वह आसानी से वह उसको मतलब कि रोगियों का जो अंदर का चीज जो होता है, जैसे कि अगर थोड़ा सा घाव हो गया या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको देखने में उसको सहायक होता है, मतलब सहायता होता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी एक दो और उपयोग है, जैसे कि आप कह सकते हैं सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आप कह सकते हैं सोलर भट्ठी में, सोलर भट्ठी में, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे जो है अवतल दर्पण का, देखिए सोलर भट्ठी में क्या होता है कि सूर्य से आती हुई प्रकाश को वह क्या करता है कि वह एक जगह मतलब कि बड़ा बड़ा सोलर प्लेट लगाए हुए हैं, ठीक है ना। सूर्य से आता हुआ प्रकाश को वह क्या करता है कि वह मतलब कि अब्जॉर्ब कर लेता है और थर्मल एनर्जी में धीरे धीरे क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो वह मतलब कि आपका उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल फिर अलग दूसरे तरीका से हम लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी देखिए जो मतलब प्लेट जो लगा होता है वह अवतल दर्पण का ही लगा होता है, ठीक है ना। तो यही आपका 3-4 उपयोग है, इसको आप याद रखिएगा। पहला आपको जैसे हो गया हजामती के रूप में, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी 10th में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी। इसमें अगर पूछा जाएगा तो गाड़ी के हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण का ही उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह आपका रोगियों के नाक, कान, आंख, दांत, गला इत्यादि देखने में किया जाता है। फिर आप कह सकते हैं सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर भट्ठी में किया जाता है। तो इन सभी जगहों पे क्या होता है कि आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण का अगर उपयोग आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग बताएं, 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाए, तो आप देखिए 4-5 है, आप बस इतना बात याद रखेंगे, आपका एकदम कंप्लीट हो गया अभी। फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसमें एक उपयोग है, आप देख लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, आप देखिएगा ट्रक वगैरह हो गया, बस हो गया या बाइक जो हम लोग चलाते हैं, तो उसमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है। वो जो दर्पण होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। बार बार कहते हैं, आप याद रखिए, गाड़ी से रिलेटेड 2 सवाल यहाँ पे आएगा। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो आप लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा, हेडलाइट में अवतल दर्पण, लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। देखिए कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो में इधर उधर का आवाज आ रहा है, क्योंकि आगे कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, तो उधर काम हो रहा है, इसलिए आपका आवाज आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ पे केंद्रित किए रहिए, इधर देखिए, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो समझ में आएगा। तो साइड मिरर के रूप में देखिए क्यों इस्तेमाल होता है, इस बात को पहले समझिए।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक उत्तल दर्पण बनाइए। उत्तल दर्पण अगर बनाते हैं तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल होता है। आपको टेक्निक भी बताए थे, जिसका परावर्तक सतह उत्तल होगा वह उत्तल दर्पण होगा, जिसका धसा होगा वह अवतल होगा। अभी देखिए इसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ है, क्योंकि जो धसा हुआ है इधर तो हम लोग कलर कर दिए हैं, कलर करने का मतलब कलर किया हुआ, ठीक है ना। अब बताइए एक्चुअली में इसका जो बीच वाला भाग होता है ना, ये थोड़ा उठा हुआ रहता है। कैसा रहता है? उठा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखाता है। समतल दर्पण से अगर इसका तुलना किया जाए तो समतल दर्पण में मतलब कि वो भी पीछे का दृश्य को दिखाता है। ऐसा है कि आप अगर मिरर लेकर के, प्लेन मिरर लेकर के भी अगर गाड़ी पे बैठते हैं तो पीछे का दृश्य को दिखाएगा, लेकिन जैसे आपका यह उत्तल दर्पण दिखाता है वैसे आपको वो नहीं दिखाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है यही मतलब कुछ अलग टाइप का है। क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह होता है यह बीच में उठा हुआ रहता है, जिसके कारण ही क्या करता है कि पीछे के मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखाता है, बहुत बड़ा। जैसे आप यहाँ पे बड़ा कहने का मतलब आप समझिए कि अगर इस तरह का है तो देखिए ये क्या करेगा, या अगर यहाँ पे अगर कोई चीज है और कोई वस्तु यहाँ पे है तो वह क्या करेगा, इसको भी दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे अगर है तो इसको भी दिखाएगा। क्लियर है? तो आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि यह इतना बड़ा क्षेत्र को दिखा रहा है। क्लियर है? यानी दृष्टि क्षेत्र जो इसका होगा बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर इसी का तुलना अगर मान के चलिए अवतल दर्पण से अगर आप करते हैं तो अवतल दर्पण में देखिए कि क्या होता है। एक्चुअली में इसका जो परावर्तक सतह है क्या धसा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ये इसका जो मतलब कि इधर इस तरह का ही क्षेत्र को, इसके बीच में जो चीज है इसी को यह दिखा सकता है। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसको ही दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये क्या करेगा, दिखाएगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, मतलब बीच में उठा हुआ है, यानी इधर का भी दिखाएगा इधर का भी। आपको ये बात समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये चीज आया ना समझ में? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। दूसरा बात होता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, और वस्तु से काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, और हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप इस बात को भी समझिए। यहाँ पे जो आप जैसे कि मान के चलिए हम रोड पे बाइक से जा रहे हैं, पीछे से कोई कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, कोई भी गाड़ी अगर आ रहा है उधर से, तो अगर हम लोग को उसको मतलब कि मिरर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका जो इमेज दिखाता है वह छोटा दिखाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा दिखाता। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर समझ लीजिए कि अगर वस्तु से बड़ा दिखाता तब क्या होता, तो वस्तु से बड़ा दिखाता तब तो आपको लगता कि अगर मान के चलिए कोई अगर कार आ रहा है तो आपको लगता है कि उधर से ट्रक आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको क्या, बाइक से जा रहे हैं तो आप उसको साइड देने के लिए आपका गाड़ी को ढुकाना पड़ेगा नीचे खाई में, तो एक्सीडेंट का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो मतलब उसका जो प्रतिबिंब दिखाता है वह क्या दिखाता है, थोड़ा छोटा ही दिखाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा दिखाएगा, थोड़ा सा दिखाता है, ताकि मतलब हम लोग को पता चल जाता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है और हम लोग एकदम बिल्कुल आराम से साइड ले लेते हैं। तो ये सब कारण, इन्हीं सब कारणों की वजह से मतलब कि उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो चलिए आपका अवतल दर्पण का भी उपयोग देख लिए और उत्तल दर्पण का भी देख लिए दोनों। अब देखिए हम लोग को इसके आगे एक दो चीज और पढ़ना है, जो एक चिन्ह परिपाटी है और एक आपका मैग्निफिकेशन है, यानी आवर्धन पढ़ना है। देखिए आपको पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं, फिर आवर्धन पढ़ेंगे और आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग फिर चिन्ह परिपाटी देखते हैं। देखिए हम लोग आगे चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट में भी आप पढ़े होंगे या फिर 9th क्लास वगैरह में भी पढ़े होंगे। इस तरह का आप एक्स वाई प्लेन लीजिए, यह आपका अगर वाई है तो ये आपका वाई डैश हो जाएगा, और यह अगर एक्स है तो यह आपका एक्स डैश हो जाएगा। देखिए ओरिजिन को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं और ओ से डिनोट करते हैं। यह आपका ओरिजिन है, बहुत छोटा लिया गया है, मान लीजिए यह ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को इसी से समझना है कि चिन्ह परिपाटी एक्चुअली में होता क्या है। तो एक बेसिक बात आप समझ लीजिए कि ओरिजिन से अगर हम दाईं तरफ अगर चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं तो यह पॉजिटिव होता है, यानी कि इधर का जो भी पॉइंट बनेगा आपका क्या बनेगा, प्लस 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 प्लस। क्लियर है? और ओरिजिन जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो यह क्या है, लेफ्ट हो जाएगा, नहीं। और बाईं ओर क्या हो जाता है, बाईं ओर क्या हो जाता है, माइनस। माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? यानी कि अगर दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक होगा और बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक होगा। अभी हम ऐसे खड़े हैं, अब अगर मान के चलिए एक लाइन ऐसा है, ठीक है, ऐसा अगर लाइन है तो इस बात को समझिएगा। अगर इस तरह से अगर खड़ा होते हैं तो देखिए यहाँ क्या है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब समझ रहे ना, ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, यह धनात्मक, प्लस प्लस होगा। बात समझ रहे ना, प्लस 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 प्लस। क्लियर है? और देखिए एक क्या है, नीचे। नीचे आप सिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, सीखिए बात को।
ऐसा नहीं सीधे आपको बोल सकते हैं ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है ना, लेकिन सीखिए ऐसे भूलिएगा नहीं कभी, आगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज पढ़ना। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। इसमें बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यानी कि आप हमेशा ये समझिए कि राइट तरफ क्या होता है धनात्मक होगा और लेफ्ट जो होगा वह ऋणात्मक होगा। ऐसे अगर है तो, अगर इस तरह से अगर है तो ऐसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा धनात्मक होगा और इधर वाला क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिए, अब इसी से हम लोग को देखना है कि एक्चुअली में देखिए आपका जो दर्पण सूत्र वगैरह है या वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, इन चीजों को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि अगर कब निगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है अगर ये पता नहीं चलेगा तो आपका गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, समझ गए ना। इसीलिए इस चीज को सीखना जरूरी है, चिन्ह परिपाटी जानना जरूरी है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर आप एक अवतल दर्पण अगर आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण देखिए इसी पे बना रहे हैं आप, यहाँ पे समझिएगा इस तरह से होता है अवतल दर्पण, इस तरह से होगा ना जी, समझिएगा बात को। देखिए अवतल दर्पण हो गया, इधर से क्या रहता है कलर किया हुआ रहता है। अब देखिए इसका परावर्तक सतह जो है यह क्या धंसा हुआ रहता है। अब इसमें देखिए कि हम लोग अगर बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो वस्तु को अगर यहाँ पे मान के चलिए कि अगर P है और यहाँ पे F होगा और यहाँ पे कहीं पे C होगा, क्या होगा C होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना बात को, खाली समझिए, अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि इसके बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है ना। और पीसी जो होता है इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते थे त्रिज्या बोलते थे, क्या बोलते थे त्रिज्या बोलते थे। तो अब यहाँ पे आप बात को समझिए कि आपका जो मतलब कि अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वह आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। या पूछेगा अवतल दर्पण का जो त्रिज्या होता है वक्रता त्रिज्या वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए अब समझना आसान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब आपको यह एक्स वाई प्लेन जब खींच करके दिखा रहे हैं तो इसमें आपको बताए दाईं ओर क्या होता है प्लस होता है और बाईं ओर क्या होता है माइनस होता है। आप ऊपर की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो यह प्लस होगा और नीचे की ओर क्या होगा माइनस होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसी पे अगर हम अवतल दर्पण का निर्माण अगर करते हैं अवतल दर्पण बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि हम लोग इधर फोकस है, फोकस कहाँ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब फोकस है तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वह हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा। यानी हम लोग कौन सा अभी दर्पण देख रहे हैं अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस देखिए पहला क्या देखेंगे फोकस जो है यह क्या हो जाएगा निगेटिव ऋणात्मक होगा। दूसरा देखिए इसका वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं आर, यह भी क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। आप देखिए क्योंकि आपका वक्रता त्रिज्या जो है वह भी आपका मतलब कि इधर है बाईं ओर है और बाईं ओर क्या है ऋणात्मक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा माइनस में होगा कि नहीं होगा। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या जो है यह भी ऋणात्मक होगा। लेकिन देखिए इसी के विपरीत अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो आप फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, इस तरह से अगर कोई प्लान है तो इधर प्लस होगा, प्लस आप समझिए खाली समझने के लिए बता दे रहे हैं, तेजी में समझिए। इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, फिर इधर भी माइनस होगा, इस तरह से क्लियर है, ये ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उत्तल दर्पण जो बनाएंगे तो उत्तल दर्पण कैसा होता है इस तरह का रहता है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है ना उत्तल का, आप ध्यान दीजिएगा। इधर से ही क्या रहेगा कलर किया हुआ रहेगा। लेकिन आप एक बात पे गौर कीजिए, जो आपका उत्तल दर्पण होता है उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या किधर होता है इधर रहता है, किधर रहता है दाईं ओर, फोकस इधर होता है ना जी, कहीं यहाँ पे एफ होता है और इधर क्या होता है सी होता है, इधर तो हम लोग कल्पना करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका अवतल दर्पण जो है उत्तल दर्पण जो है गोला का भाग है, तो गोला का भाग है तो इस तरह से ऐसे करके एक गोला बनेगा ना, तो सेंटर इसका इधर आएगा। ये सब बेसिक बात बताए हुए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इधर फोकस हो जाएगा और इधर सेंटर हो गया, और ये पूरा दूरी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आप देखिए अभी हम लोग उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो गया ना। इसका देखिए फोकस क्या होगा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा।
और त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा आर लिख दे रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, यह भी पॉजिटिव होगा, होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हुआ पॉजिटिव, समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ में आया ना, क्लियर हो गया ना। तो देखिए ये बात आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो आपका फोकस होगा और त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या होगा वह धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या होगा वह ऋणात्मक होगा। कैसे हुआ ये आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज को समझते हैं, यही बात लिखा। चलिए अब इसमें हम लोग को नेक्स्ट चीज समझना है। अब इसमें अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आगे अगर यहाँ पे सी है, इस जगह पे इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम लोग कोई भी दूरी, सबसे पहली बात को समझिए, किसी भी दूरी को अगर मतलब मापना है तो वो हम लोग पोल से मेजर करते हैं, कहाँ से, ध्रुव से मापेंगे, कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। तो इस बात को याद रखिएगा, पूछ देगा कभी कि वस्तु की दूरी को कहाँ से मेजर करते हैं, तो क्या कहेंगे, पोल से मेजर करते हैं। आप नोट बना के लिख भी लीजिएगा नोट करके ऐसे, NOT, ठीक है ना। क्या लिखना है कि आपका वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ तो ये जो डिस्टेंस होगा, चूंकि पोल अगर यहाँ पे है तो इस टाइप का अगर जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए हो सकता है लैंग्वेज में लिख देंगे, आप समझिए यहाँ पे क्या होता है, यू से सूचित करते हैं। और यह देखिए यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए आपका यू जो है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी जो है उसको कौन चीज से सूचित करते हैं, यू से। यह हमेशा क्या होता है, निगेटिव होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा, क्योंकि आप देखिए दर्पण कोई भी हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को तो आप इधर ना रखिएगा जी, वस्तु इधर है ना, इधर आपका क्या है, ऋणात्मक है। ये वाला डिस्टेंस को देखिए, ये समझ में आ रहा है ना, इधर ये लाइन पे क्या है, निगेटिव, माइनस माइनस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऋणात्मक है। इसीलिए दर्पण अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, आपका जो वस्तु का दूरी होगा वह हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा वहां पे यू का वैल्यू मान के चलिए अगर दे दिया जाए 5 मीटर है नहीं वस्तु की दूरी, तो आपको इसको -5 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है ना, सीधे वहां पे लिख देगा वस्तु दूरी 5 मीटर है, आपको खुद माइनस लेना है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से वहां पे लिख देंगे, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब का जो दूरी होता है उसको हम लोग देखिए आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी जो होता है इसको हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, तो V से सूचित करते हैं। देखिए ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यह आपका पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, समझ गए ना। तो वो डिपेंड करता है कि इमेज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, काहे कि हम लोग जब पास में रखते हैं तो इमेज इधर भी बनता है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नीचे बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर वस्तु दूरी का बात अगर किया जाए तो वह हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए अगर हम लोग ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे रखे हुए हैं तो ऑब्जेक्ट, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई मतलब हाइट आ गया, हाइट आएगा तो उसको ऐसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से अगर मेजर करेंगे तो ये वाला लाइन को ध्यान से देखिए, ये क्या आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बन रहा है, या फिर आप देख लीजिए, आप इस बात को समझिए, अगर वक्रता केंद्र के बाहर अगर किसी वस्तु को हम लोग रखते थे तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता था, C और F के बीच में बनता है, C और F के बीच में बनता है ना। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से अगर प्रतिबिंब अगर बनता है, ठीक है ना, तो ये आपका जो होगा, जैसे कि इसका अगर हाइट को अगर हम लोग लेते हैं, ऊंचाई की बात किया जाता है मतलब क्या, हाइट, तो यह आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर है, प्रतिबिंब, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब इस तरह से अगर मेजर करते हैं तो क्लियर है। तो ये हम लोग आवर्धन में समझ लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि वस्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव होगा, और प्रतिबिंब का दूरी जो है उसको हम लोग V से सूचित करते हैं, और यह डिपेंड करेगा कि इमेज बन किधर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक समझ लीजिए दर्पण सूत्र जो होता है, जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दर्पण सूत्र, यह जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f।
तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आपसे हो सकता है न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाता है, मतलब कि तनी हो सकता है नॉर्मल छोटा F बराबर r/2 पे पूछ सकता है न्यूमेरिकल, नहीं तो आप अगर कंपटीशन का एग्जाम अगर देने के लिए जाते हैं तो वहां पे कभी कभी क्वेश्चन जब टफ करना रहता है तो न्यूमेरिकल ज्यादा डालता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको अगर ये सब चीज अगर अभी आप सीखे हुए हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका देख लीजिए, आपका जो दर्पण सूत्र है वो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इसको निकालना कैसे होता है ये बात आप देखिए चिन्ह परिपाटी के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको अगर v का वैल्यू दे दिया गया, यानी प्रतिबिंब का दूरी दे दिया गया और फोकस दूरी दे दिया गया, फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या मतलब कि उसको r से सूचित करते हैं, ये सब तो जान ही रहे। खाली आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यही दो बताना था। तो वस्तु की दूरी को कौन चीज से, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। तो आप इसमें से क्या होगा, कोई दो चीज, कभी हो सकता है v दिया रहेगा f दिया रहेगा तो कहेगा u बताइए क्या होगा, तो नहीं निकाल देंगे रिलेशन बना के, नहीं। कभी कभी आपका u और v दिया हुआ है तो फोकस निकाल देंगे, कभी फोकस और u दिया हुआ है तो प्रतिबिंब निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर है। आगे अब हम लोग देखेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या होता है उसको आप समझिए। देखिए आगे हम लोग देखिए आवर्धन देखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझिए। आवर्धन एक्चुअली में अगर इसका कभी कभी डिफिनेशन पूछा जाता है कि बताइए आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, तो उसको कुछ नहीं करना, सीधा बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए फार्मूला है वो आपको लिख दे रहे हैं और फार्मूला से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब, आपके बुक में भी लिखा हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु मतलब उसी वस्तु की हम लोग बात करते हैं जिसका प्रतिबिंब बना है। अरे वस्तु रखेंगे तब ना प्रतिबिंब बनेगा जी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए इसी से अगर हमको डिफिनेशन तैयार करना है, यह एक आपका देखिए कि परिभाषा भी, फार्मूला भी हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। परीक्षा में पूछता भी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर इसका डिफिनेशन अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। आपको रेशियो प्रोपोर्शन कंपटीशन वाले में पढ़ा रहे थे, उस समय भी देखिए उसके उस वीडियो में भी लिखा हुआ है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ से आपका डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसी बात को, जैसे कि आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं और m से इसको डिनोट किया जाता है, और ये जो होता है आपका h डैश बट्टा h होता है। क्या होता है फार्मूला, h डैश बट्टा h। h डैश कैसे होता है इस बात को समझिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, आप देख लीजिए प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग हमेशा h डैश से या जो भी रहता है डैश से ही सूचित करते थे। इससे पहले भी आपको किरण आरेख खींच करके जब दिखाए थे तो वहां पे भी हम लोग देखे थे कैसे, मतलब कि अगर ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता था तो उसका जो इमेज बनता था उसको a डैश b डैश बोलते थे या b डैश a डैश बोलते थे। क्लियर है, डैश। तो यहाँ भी देखिए एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ लेकिन प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र के बाहर अगर किसी वस्तु को अगर आप रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। तो बीच में बनेगा तो आप देखिए यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन। अब यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसमें हाइट होगा, ऊंचाई होगा, तो उसको अब ऐसे मेजर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट आ गया है तो ऐसे मेजर करेंगे। बात समझ गए ना। ऐसे में यहाँ पे देख लीजिए यह क्या पॉजिटिव है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू परिभाषा अगर बात करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब आपका क्या होता है, h डैश ना है जी। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, h डैश, और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु तो h है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसी को लिखा जाता है m बराबर आपका जो हो जाएगा h डैश जैसे है, तो इसको हम लोग, ये चूंकि प्रतिबिंब है, अगर इसके दूरी को अगर हम लोग दूरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो दूरी देखिए h, अगर यहाँ पे अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो पोल से यानी ध्रुव से इसका दूरी क्या हो सकता है, तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, माइनस v होगा। क्या होगा, माइनस v होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, माइनस v। अगर इसका अगर हम लोग बात अगर करते हैं तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को देखिए आगे माइनस v माइनस u है, लेकिन इसको जब माइनस माइनस कट जाता है आगे चल के इसका जब आप रिलेशन बनाइएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वह आपका माइनस v बाई यू ही आएगा। क्या आएगा, माइनस v बाई यू आएगा। तो आप देखिए जब ये चीज अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऊंचाई दिया रहे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप आवर्धन के फार्मूला से आप आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं, या अगर आपसे क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इसका दो फार्मूला है, दोनों आप याद रखिए, h डैश बट्टे h हो जाएगा, या आवर्धन यानी m बराबर माइनस v बाई यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
आप देखिए इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो फार्मूला वगैरह पढ़े हैं वह सबसे पहले आप पढ़े थे F बराबर R/2। देखिए इसको हम लोग कई तरह से बोलते हैं। फोकस जो होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। फोकस क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, या इसी को अगर क्रॉस मल्टीपुल करेंगे तो R बराबर 2F होता है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है वह फोकस का दुगुना होता है। ठीक है ना, तो जरूरत के हिसाब से काम कर लेंगे। दूसरा हम लोग अभी एक फार्मूला अभी आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आवर्धन का तो लिखा ही हुआ। दर्पण के लिए अगर आपको अभी तुरंत बताए हैं 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो देखिए यही सब फार्मूला है जो कि आपको बस याद रखना है और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आवर्धन में आपका कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा भी बना सकते हैं, फार्मूला आपको दोनों याद रखना है। देखिए इसका जो आपका प्रूफ है वह पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, आप अगर कहिएगा तो जैसे दर्पण सूत्र जो है इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ आता है। चूंकि पहले तो 10th क्लास में भी रहता था लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे केवल F बराबर R/2 ही प्रूफ खोजता है। तो आपको क्या करना है कि प्रूफ उतना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको अगर चाहिए कि नहीं हमको प्रूफ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा मिरर इमेज का भी और आवर्धन का भी। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में नहीं पूछता इसीलिए नहीं बता रहे हैं। जो आपका जरूरत का चीज है उतना ही पढ़िए और इतना पढ़ के जाइए कि उतना का आपका हॉल नॉलेज होना चाहिए। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। पता चले कि पूरा किताब पढ़ के गए और परीक्षा में एकदम छोटा छोटा चीज गलती करके आ गए, तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पूरा पढ़ने के लिए पूरा दुनिया भी बचा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए बचा हुआ है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम लोग अतिरिक्त करके तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग तो सारा चीज बता ही दिए। तो आपका पहला चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। इसके आगे न्यूमेरिकल का हम लोग देखेंगे वीडियो, नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।